अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में कब्रिस्तान में दबी हुई एक आसिबी गुड़िया की भयानक कहानी। रात का पिछला पहर था और कब्रिस्तान पर एक भयानक खामोशी छाई हुई थी। हवा में मिट्टी और पुराने फूलों की मिली जुली हुई बू थी जो दिल में एक अजीब सी घुटन पैदा कर रही थी। मैं अहमद अपने दो दोस्तों अली और साजिद के साथ उस कब्रिस्तान में मौजूद था। हमारे हाथों में टॉर्चें थीं जिनकी मध्यम रोशनी कब्रों के कुतबों पर नाच रही थी। हमारा मकसद कुछ और नहीं, बस एक बचकाना शर्त पूरी करना था। कब्रिस्तान के सबसे पुराने और गहरे हिस्से में जाकर एक रात गुजारना थी। ये शर्त अली ने लगाई थी जो हमेशा से बहादुरी के दावे करता था। साजिद और मैंने हिचकिचाते हुए उसकी बात मान ली थी, मगर अब जब हम इस भयानक जगह के बीचों बीच थे तो दिल बुरी तरह धड़क रहे थे। हम चलते चलते एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां कब्रें इतनी पुरानी थीं कि उन पर लिखे नाम भी मिट चुके थे। कुछ कब्रें तो आधी टूटी हुई थीं। दरख्तों की शाखें ऐसे लटक रही थीं जैसे कोई बूढ़ा शख्स अपने लंबे बालों को लटकाए बैठा हो। इसी दौरान साजिद की टॉर्च की रोशनी एक छोटी सी पुरानी कब्र पर पड़ी। उस कब्र पर कोई कुतबा नहीं था, बस पत्थरों का एक ढेर था, मगर उस ढेर के बीचों बीच एक अजीब सी चीज नजर आई। ये क्या है? साजिद ने सरगोशी की। उसकी आवाज में खौफ नुमाया था। हम तीनों उस कब्र के करीब गए। टॉर्च की रोशनी में हमने देखा कि वो एक लकड़ी का संदूक था जो आधा मिट्टी में धंसा हुआ था। उस पर पुराने ताले लगे थे जो जंग आलूद हो चुके थे। शायद कोई पुराना खजाना है, अली ने मजाकन कहा, मगर उसकी आवाज में भी वो एतमाद नहीं था जो आम तौर पर होता था। हमने मिलकर जोर लगाया और संदूक को मिट्टी से बाहर निकाला। उस पर सदियों की गर्द जमी हुई थी। संदूक को खोलना नामुमकिन लग रहा था, मगर अली के पास हमेशा कुछ न कुछ औजार होते थे। उसने अपने बैग से एक छोटा सा हथौड़ा और छेनी निकाली और ताले तोड़ने की कोशिश करने लगा। जब आखिरी ताला टूटा और ढक्कन खुला तो हम तीनों की आंखें हैरत से फैल गईं। संदूक के अंदर सोने या जवाहरात नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही पुरानी और भयानक गुड़िया पड़ी थी। उसकी आंखें जैसे शीशे की थीं जो अंधेरे में भी चमक रही थीं, और उसके बाल असली लग रहे थे। उसने एक पुराना फटा हुआ लिबास पहना हुआ था। अरे, ये तो एक गुड़िया है, साजिद ने कहा। उसकी आवाज में मायूसी और हैरत का इम्तिजाज था। लेकिन ये कब्रिस्तान में, और वो भी टूटी हुई कब्रों में, क्यों दबी हुई है? गुड़िया को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। लग रहा था कुछ गड़बड़ जरूर है। उस गुड़िया के चेहरे पर एक पुरस्सरार मुस्कुराहट थी जो मुझे खौफजदा कर रही थी। अली ने गुड़िया को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, गुड़िया की आंखें पहले से ज्यादा चमकने लगीं। चलो यार, इसे अपने साथ ले चलते हैं, शायद ये कोई कदीम चीज हो, जभी तो पुराने संदूक में बंद थी, अली ने कहा। मैंने और साजिद ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं नहीं अली, इसे यहीं छोड़ दो, मुझे ये ठीक नहीं लग रही। कब्रिस्तान में पड़ी है, वो भी संदूक में, कोई भरोसा नहीं यार। अक्सर लोग ऐसी चीजों पर काला जादू भी करके छोड़ देते हैं। पता नहीं इसके पीछे क्या कहानी है। मुझे तो इस गुड़िया से नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। मगर अली ने हमारी बात नहीं मानी। वो हमेशा से जिद्दी था। अच्छा, अगर तुम लोगों को नहीं ले जानी ना, तो मैं ही इसको अपने साथ ले जाता हूँ। मान लो मेरी बात, ये यकीनन कोई कदीम गुड़िया है। उसने गुड़िया को अपने बैग में डाला और फिर हम तीनों कब्रिस्तान से बाहर निकल आए।
उस रात के बाद से हमारी जिंदगियों में अजीब व गरीब वाकयात रोनुमा होने लगे। सबसे पहले तो अली के घर में चीजें अपनी जगह से हिलने लगी। कभी किताबें खुद ब खुद गिर जाती, कभी दरवाजे खुलते और बंद होते। अली को अपने कमरे से अजीब सी बू महसूस होती, बिल्कुल वैसी बू जैसे कब्रिस्तान से आ रही थी। अली ने शुरू में उसे अपना वहम समझा, मगर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि यकीनन कुछ गड़बड़ है। एक रात अली ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। अहमद, वो गुड़िया, वो जिंदा है। मैं हंस पड़ा। क्या बात कर रहे हो अली? मैं सच कह रहा हूँ अहमद। रात को मैंने उसे अपने कमरे में रखा था और जब मैं सोया तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे सराहने खड़ा है। जब मैंने आंखें खोली तो वो गुड़िया मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी और उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि वो शायद थका हुआ था, मगर मेरे दिल में भी ये खौफ की लहर दौड़ गई। मुझे तो वैसे ही उस गुड़िया में कोई गड़बड़ लग रही थी। अगले चंद दिनों में अली की हालत बिगड़ने लगी। अब वो हर वक्त डरा सहमा रहता। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए थे। उसने बताया कि वो गुड़िया उसे हर रात तंग करती है। कभी उसके कान में सरगोशियां करती है, कभी उसके बिस्तर पर आकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट अब मजीद शैतानी लगने लगी थी। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि अली ने उस गुड़िया को फेंकने की बहुत कोशिश की। वह जब भी कहीं कूड़े कचरे में फेंक कर आता तो वो गुड़िया वापस उसके कमरे में मौजूद होती। साजिद और मैंने अली के घर जाने का फैसला किया। जब हम उसके घर पहुंचे तो वहां एक अजीबो गरीब सी बदबू फैली हुई थी। अली कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखें ऐसे खाली थीं जैसे उनमें जिंदगी की कोई रमक ही ना हो। गुड़िया उसके सामने मेज पर पड़ी थी और उसकी आंखों से एक सुर्ख रोशनी निकल रही थी। अली, ये क्या है? साजिद ने खौफजदा होकर अली को आवाज देकर पूछा। अली ने धीरे से सर उठाया। उसकी आवाज अब उसकी अपनी नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें एक गहरी और पुरअसरार गूंज थी। ये मेरी दोस्त है। ये मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। हमें एहसास हो गया कि अली पर किसी जिन्नाती चीज का साया पड़ चुका है। हमने उसे जबरदस्ती उठाया और गुड़िया को भी उठाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने गुड़िया को छुआ, एक ठंडी लहर मेरे जिस्म से गुजरी। गुड़िया का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था, मगर उसकी आंखों से निकलने वाली सुर्ख रोशनी मजीद तेज हो गई। गुड़िया ने अब अचानक एक जोरदार चीख मारी जो किसी छोटी बच्ची की आवाज लग रही थी, मगर उसमें एक शैतानी गूंज थी। चीख इतनी तेज थी कि हमारे कानों में दर्द होने लगा। अली ने हमें धक्का दिया और आसेबी गुड़िया को मजबूती से पकड़ लिया। इसे मत छूना, ये मेरी है, मेरी गुड़िया है, अली ने चीख कर कहा। लेकिन अली की आवाज अब भी उसकी अपनी नहीं लग रही थी। हम समझ गए कि इस आसेबी गुड़िया को अली से अलग करना आसान नहीं होगा। हमने अली को पकड़कर बाहर निकाला और साजिद ने गुड़िया को उठाकर एक मजबूत थैले में डाल लिया। साथ ही हम आयते करीमा का विर्द करने लगे ताकि ये गुड़िया हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके। साथ ही हमें याद आया कि कब्रिस्तान में एक बुजुर्ग रहता है जो इन चीज़ों के बारे में जानता है। हम अली को लेकर उसके पास गए। बुजुर्ग ने अली को देखा और फिर गुड़िया को देखकर सर हिलाया। ये कोई आम गुड़िया नहीं है, बुजुर्ग ने कहा। ये एक ऐसी बदरू से जुड़ी है जो अपने आप को इस गुड़िया में कैद कर चुकी है। ये बदरू इस गुड़िया के जरिए लोगों को अपना गुलाम बनाती है। ये आसेबी गुड़िया है। पर इसका हल क्या है बाबा जी? मैंने बेचैनी से पूछा। इसे वहीं दफन करना होगा जहां से तुम लोगों ने इसे निकाला था, बुजुर्ग ने कहा। मगर इससे पहले इस पर कुछ दुआएं पढ़ी जाएंगी
تاکہ اس بدروح کو سکون مل سکے۔ ہم نے بزرگ کی ہدایات پر عمل کیا۔ رات کی تاریکی میں ہم دوبارہ اسی قبرستان میں پہنچے۔ علی کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ بے ہوش سا تھا۔ بزرگ نے گڑیا کو باہر نکالا، اس پر کچھ دعائیں اور وظائف پڑھ کے دم کیا۔ اس آسیبی بدروح کو گڑیا میں تعویذ اور کیلوں سے کیل دیا گیا۔ جب وہ بزرگ یہ کام کر چکے تب گڑیا کی آنکھوں کی سرخ روشنی مدھم پڑنے لگی اور اس کے چہرے پر موجود شیطانی مسکراہٹ بھی دھیرے دھیرے غائب ہو گئی۔ جب بابا جی اپنا کام کر چکے تو انہوں نے کہا کہ اب اس گڑیا کو وہیں دفن کر دو۔ ہم نے اس آسیبی گڑیا کو دوبارہ سے اسی لکڑی کے صندوق میں واپس رکھا اور اس صندوق کو اسی پرانی قبر میں دوبارہ دفن کر دیا۔ جیسے ہی آخری مٹی کا ڈھیر اس پر پڑا، قبرستان میں ایک گہری لمبی آہ سنائی دی، جیسے کسی نے آخری سانس لی ہو۔ اس کے بعد علی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ بابا جی نے علی کو بھی وظائف کرنے کے لیے دیے تاکہ اس آسیبی گڑیا کا اثر علی پر سے جلد ختم ہو سکے۔ چند دنوں میں علی مکمل طور پر صحت مند ہو گیا۔ پھر ہم تینوں دوستوں نے اس دن کے بعد سے کبھی قبرستان کا رخ نہیں کیا۔ وہ آسیبی گڑیا اور اس سے جڑا خوفناک تجربہ ہماری زندگیوں کا ایک ایسا حصہ بن گیا جسے ہم کبھی بھلا نہیں سکے۔ وہ رات ہمیں یہ سکھا گئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ان کی جگہ پر ہی رہنے دینا چاہیے، ورنہ ان کے نتائج بھیانک ہو سکتے ہیں۔